नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मोदी सरकार देश में चुनाव सुधार की दिशा में कदम बढ़ाती हुई दिख रही है। कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव का कानून बनाया जा सकता है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन भी कर दिया गया है। सवाल है कि क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया को इस पहल से चिंता होनी चाहिए? चर्चा यह भी है कि क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए मोदी का चक्रव्यूह है, वन नेशन वन इलेक्शन का ये आइडिया। बात इसी पर होगी, किसे नुकसान होगा, किसे फायदा होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। देश में एक साथ होंगे चुनाव, केंद्र ने बनाई कमेटी। किसे फायदा किसे नुकसान, वन नेशन वन इलेक्शन। देश में एक बार फिर एक देश एक चुनाव की बात जोरों पर होने लगी है। इस बार केंद्र ने एक कमेटी भी बना दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। संभावना है कि सत्र में केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल भी ला सकती है। केंद्र की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी, साथ ही इसके लिए आम लोगों से भी राय लेगी। इस बीच भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। एक देश एक चुनाव पर पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी राय है। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे, पैसे की बर्बादी रोकना, बार बार चुनाव से छुटकारा, नहीं रुकेगी विकास कार्यों की गति, काले धन पर लगेगी लगाम। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में कई तर्क किए जाते हैं। पीएम मोदी खुद कई बार कह चुके हैं कि बार बार चुनाव होने से पैसों की काफी बर्बादी होती है। 1951-52 के पहले लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके अलावा करीब करीब हर साल कहीं न कहीं किसी राज्य में विधानसभा के भी चुनाव होते हैं। इस पर भी भारी भरकम खर्च होता है। साथ ही पूरी मशीनरी साल भर किसी न किसी चुनाव में व्यस्त रहती है। वन नेशन वन इलेक्शन से एक ही वोटर लिस्ट होगी और देश के संसाधन विकास कार्यों में योगदान देंगे। बार बार चुनाव होने से आचार संहिता भी लग जाती है। इससे सरकार नीतिगत फैसले नहीं ले पाती और विकास के कार्यों पर ब्रेक लग जाता है। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि इससे काफी हद तक काले धन पर रोक लगेगी। और हर 2 महीने पर आचार संहिता, अब 3 राज्यों में चुनाव होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। उन 3 राज्यों में कोई विकास का काम नहीं हो सकता है। तो अगर सभी चुनाव अगर एक साथ अगर होते हैं तो विकास की गति भी तेज होगी, खर्च भी बचेगा और मतदान का जो प्रतिशत है उसमें भी भारी वृद्धि होगी। और देखिए, देश का मतदाता बहुत जागरूक है। उसके मालूम है कि विधानसभा में किसको वोट देना, लोकसभा में किसको। एक देश एक चुनाव के आइडिया के विपक्ष में भी कई तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में मतभेद बढ़ सकते हैं। इससे राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा हो सकता है, जबकि रीजनल पार्टियों को नुकसान होने की आशंका है। दूसरी बात यह है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो नतीजे आने में काफी देर होगी। इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, जिससे आम जनता को नुकसान होगा। एक बड़ी आशंका ये भी जताई जा रही है कि पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में मतभेद बढ़ सकते हैं। इससे सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा हो सकता है। इससे रीजनल पार्टियों को नुकसान होने की आशंका है। नतीजे आने में देरी होगी तो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है। एडिक्वेट है तो देश को भटकाने का काम ना करें। ये आप देख रहे हैं लगातार जब से इंडिया समिट शुरू हुआ है, 9 साल तक इनको किसी तरीके का दुख या दर्द अपनी बहनों के लिए नहीं हुआ। 450 पे छाती पीटने वाले लोग 1150 तक सिलेंडर का दाम लिया, 200 रुपए कम कर राहत की सांस बता रहे हैं। चलिए, जनता का फायदा हुआ, खुशी की बात है। दूसरे दिन अनाउंस कर दे स्पेशल सेशन होगा। अरे भाई साहब, किस बात का स्पेशल सेशन होगा? वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत लॉ कमीशन भी कर चुका है। लॉ कमीशन ने 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में उसने देश में एक चुनाव कराए जाने की ये कहते हुए वकालत की थी कि एक चुनाव देश के प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मुफीद होंगे। लॉ कमीशन ने कहा था कि एक देश एक चुनाव इसलिए फायदेमंद होगा क्योंकि ये देश को लगातार चुनावी स्थिति में पड़े रहने से बचाएगा। ये जो भी प्रोसीजर है
एक्ट जो भी बनेगा वो पार्लियामेंट में पेश होगा और उस पर डिस्कशन होगा। अपोजिशन के इनके सबके जो है उसमें जो भी हैं आइडियाज हैं, जो उनके सबमिशन है, सब लिए जाएंगे और उसके बाद ही तो एक्ट पास होगा। तो क्या इस एक्ट को चुनौती दी जा सकती है या इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कहीं भी चुनौती दी जा सकती है? इस साल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव की बारी है। सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। विपक्षी गठबंधन INDIA भी मुंबई में 2024 की रणनीति बना रहा है। विपक्षी दलों में भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक राय नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार की गुगली विपक्षी दलों को मुश्किल में डाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देश में वन नेशन वन इलेक्शन के आइडिया पर संविधान विशेषज्ञ MK ढीगरा ने कहा है कि 1967 और 68 में यह प्रक्रिया अपनाई गई थी, लेकिन उसके बाद इस प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया था। लेकिन सरकार अगर इस दिशा में विचार कर रही है तो ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। यही कि जहां पर अभी रिसेंट पास्ट में इलेक्शन इलेक्ट होकर असेंबलीज में जो पार्टी इस वक्त पावर में हैं, उनका टेन्योर आप खत्म करेंगे टू ब्रिंग इट इन ट्यून विद जनरल इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। उनका जो टेन्योर है वो कर्टेल कैसे करेंगे? अगेन दैट विल बी अगेंस्ट द इलेक्शन लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जहां पर जो खत्म हो रहे हैं निकट भविष्य में, चलिए एक बार को समझ सकते हैं कि हाँ, जिनका टेन्योर खत्म हो रहा है एक बार को उनको भी पोस्टपोन कर दीजिए कि चलिए वो तब होगा, उसमें whatever government you may feel to bring in during this period। लेकिन जहां पर अभी टेन्योर शुरू हुआ है उसको 5 साल से पहले कैसे उसको कर्टेल कर देंगे? इट विल बी अ बिग थिंग, इट रिक्वायर्स कंसिडरेशन। या ऐसा नहीं है इतना, इट्स नॉट दैट इजी। अदरवाइज I mean there will be totally anarchy so far as the elected governments are concerned of the state। सामने इसको लागू करने में उन सब पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद मालू जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। अमित शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है। और दिल्ली से पवन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं मैं। क्या इसे मोदी सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक माना जाए? हालांकि अभी तो केवल कमेटी का गठन ही हुआ है, लेकिन एक देश एक चुनाव सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन चुनौतियां काफी सारी होंगी सरकार के सामने। पवन। देखिए, जाहिर तौर पर आज सुबह सरकार ने एक कमेटी की घोषणा कर दी जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कंसल्टेशन करेगी, सब लोगों के साथ में एक ड्राफ्ट एक मसौदा तैयार करेगी। उसकी अध्यक्षता जो है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करने वाले हैं। और घोषणा के तुरंत बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा उनके आवास पहुंचे और तकरीबन 40 मिनट तक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ उन्होंने मुलाकात की। लेकिन ये पूरा सफर जो है बहुत आसान नहीं रहने वाला है। हालांकि उससे पहले हम इस पूरे गणित को समझ लेते हैं। तो इसमें जो 4 राज्य हैं उसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम, ये जो राज्य हैं वो लोकसभा चुनाव के साथ ही वोट करते हैं। यानी कि इन राज्यों को कोई असर पड़ने नहीं वाला है एक देश एक चुनाव के पूरे मसौदे को लेकर। इसके साथ साथ 5 राज्य ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं 5-6 महीने पहले ही उनमें विधानसभा चुनाव होते हैं, जिसमें कि राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया और उसके साथ साथ मिजोरम हो गया। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो 5-6 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव के अंदर जाते हैं। इसके अलावा 4 राज्य ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद यानी 5-6 महीने 6-7 महीने के अंदर ही चुनाव के अंदर जाते हैं। उसमें भी हैं, अगर बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र। तो इन राज्यों को भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसके अलावा तकरीबन 15 राज्य ऐसे हैं, जिसमें बिहार की बात करें, जिसमें उत्तर प्रदेश की बात करें, जिसमें उत्तराखंड की बात करें, जिसमें गुजरात की बात करें, वो ऐसे राज्य हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे मसौदे से प्रभावित होने वाले हैं। हालांकि सरकार ने तकरीबन 5 साल पहले इस पूरे मसौदे पर काम करना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री ने पिछले लोकसभा के तुरंत बाद इस मामले की चर्चा की थी कि क्यों ना देश में एक देश एक चुनाव हो। उसको लेकर चुनाव आयोग सक्रिय हुआ, तमाम राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने सुझाव लिए, अन्य जो कानूनी
पहलू हैं उन पर भी चर्चा करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद में फिर एक संसद की स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई, उसमें भी कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू है। लेकिन अब जो कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जा रही हैं, विपक्षी गठबंधन तैयार हो रहा है, बीजेपी भी चुनाव की तैयारियों में लगभग चली गई है, लेकिन उसके बीच में इस कमेटी की घोषणा करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है पवन, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी कांग्रेस के क्या कुछ तर्क हैं इसको लेकर वो भी हम जानेंगे। अमित शर्मा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस मसले को लेकर भी कांग्रेस की पुरानी समस्या सामने आ गई है, वो ये है कि किसी विषय को लेकर एक मत ना हो पाना। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ इसका विरोध करते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कहते हैं कि मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि ये अभी का आइडिया नहीं है, पुराना आइडिया है। अमित शर्मा जी देखिए, निश्चित ही ये इसमें कोई दो मत नहीं कि ये आवाज जो है आज से नहीं पहले से उठती चली आ रही है। और आज वर्तमान सरकार ने जिस तरीके से आनन फानन में पता नहीं केंद्र की सरकार अचानक किसी तरह के कोई निर्णय को लेकर आती है। नहीं अमित जी ये बात तो 2014 से ही हो रही है, ये बात तो शायद 2014 से ही हो रही है। नहीं मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैंने कहा आपको कि ये बात पिछले कई वर्षों से चली आ रही है और इस बात को लगातार संवाद किया जा सकता था, लोगों से राज्यों से बात करी जा सकती थी और निश्चित ही आने वाले भविष्य के गर्त में क्या है वो मैं नहीं कह सकता। आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात आज उठी है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो राष्ट्रपति महोदय से मिलते हैं और एक ड्राफ्ट थमाते हैं और कहते हैं कि ये आगे इस पर विचार किया जा सकता है। प्रश्न इस बात का है, हर चीज हमारे भारत में अचानक क्यों और अचानक बिना संवाद के, और हमें उसका विरोध नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ये महसूस कर रही हो कि जिन राज्यों में आज महंगाई के खातिर या तमाम लोगों के खातिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लगातार गिरती जा रही हो, तो हम मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव को टालकर केंद्र के साथ तो कमेटी का गठन किया है ना। अभी कमेटी बातचीत करेगी, जनता से भी राय लेगी, हर एक मसौदे पर गौर फरमाएगी, हर एक बारीकी को जानेगी, इसलिए तो पहले कमेटी लाई है सरकार। अमित जी देखिए, कमेटी का स्वागत है, कमेटी लाई है, लेकिन कमेटी के साथ 2014 से नरेंद्र मोदी जी से अगर जब से ले आते तो आज शायद मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ जिसमें खर्चा हुआ वो बचाया जा सकता था, कर्नाटक में जो खर्चे हुए वो बचाए जा सकते थे, कई राज्यों के चुनाव अभी हुए हैं, पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, तमाम बड़े राज्यों के चुनाव। और दूसरी बात, केंद्र में अकेले सहमति या असहमति की बात नहीं है, इस सहमति में सबसे बड़ी बात है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, केंद्र और राज्य एक पहलू के 2 सिक्के हैं, इनमें राज्यों से भी बात करी जानी चाहिए और राज्यों से परामर्श की कमेटी बने, सांसदों से, विधायकों से बात करेंगे। मैं समझता हूं कि जब ये मुद्दा लोगों से तर्कसंगत हो सकता है, अचानक से केंद्र सरकार फैसला नहीं ले सकती। गोविंद जी मुझे लगता है कि विपक्ष और खास करके कांग्रेस हर चीज को सुप्तावस्था में रहती है, सोचती नहीं है कि देश भर में क्या चल रहा है, कौन से किस विषय पर मतैक्य बनाया जा रहा है, किस विषय पर जन जागरण किया जा रहा है, किस विषय को जनता के बीच में फ्लोट करके उनकी राय मांगी जा रही है। अभी आपने ही बताया, वो खुद भी कह रहे थे काफी लंबे अरसे से चल रहा है। तो ये तो लोगों के अंदर इस बात की मानसिकता को तैयार करना कि हाँ वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब है। तो बहुत सारी चीजें आती है, विषय पर जब संवाद होता है तो बहस मुबाहिसे में विरोध भी आता है, समर्थन भी आता है, कुछ नई चीजें निकलती है, तब वो जाकर एक ड्राफ्ट बनता है। अब आज करें या कल करें, इससे इनको क्या तकलीफ है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अनंत काल तक कई मुद्दों को लटका के रखा है, कई मुद्दों को, चाहे विकास के भी काम हो तो वो 20-20 साल तक एक जैसे पड़े रहे, चाहे वो किसी बात को निर्णय लेने की बात हो वो भी पड़े रहे। देखिए महिला आरक्षण के बारे में इनके समय कितने टाइम से चलता रहा, कुछ भी नहीं किया। इसलिए ये कब किया कब नहीं किया इसका सवाल नहीं है, सवाल ये है कि यदि वो कोई बात शुरू हो रही है उसका स्वागत करना चाहिए, आपको कोई सुझाव हो तो देना चाहिए। क्या ये देश के हित में जो रिफॉर्म करने की बात है वो मोदी जी के साथ ही है, मोदी जी ने ही रिफॉर्म के बारे में सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, इनको कोई इनिशिएटिव नहीं लेना, इनको तो वोट देख रहे हैं। ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं, वोट के टुकड़ों के लिए ये भारत को भी गिरवी रख सकते हैं। हम आप वो कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति खराब है, अच्छी है, इसके कारण कर रहे हैं। आप कुछ भी सोच लें, कुछ भी कर लें, यदि कोई अच्छी बात की शुरुआत जब से हो
तब से स्वागत करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि विपक्ष को, सारे विपक्ष को, जो तथाकथित लोग इकट्ठे हुए हैं, उनको भी इस बारे में आगे बढ़कर कहना चाहिए कि नहीं, केंद्र सरकार इस बारे में निर्णय शीघ्र करे और देश में एक बार एक साथ चुनाव की प्रक्रिया फिर से शुरू हो, फिर से उसकी इब्तिदा हो। ठीक है, मैं समझता हूं कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, बजाय इस पर छिद्रान्वेषण करने के। बिल्कुल गोविंद जी, मैं लौटता हूं आपके पास। अमित जी, अगर आजादी के बाद हम देखें तो 1952, 57, 62, 67 में भी यही प्रक्रिया लागू थी, लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। अगर फिर से इसी पर हम चर्चा की जाती है, सरकार ये एक्ट लेकर आती है, विपक्ष से अगर राय ली जाती है, तो क्या कांग्रेस समर्थन करेगी इसका? देखिए, बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है। अभी मारू जी ये बात बता रहे थे कि कांग्रेस हर बात का विरोध करती है। मैंने पूर्व में भी कहा और मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि चूंकि ये संविधान का विषय है और ये कानून बनेगा, एक्ट बनेगा, राष्ट्रपति जी को आज दिया गया है, तमाम राज्यों से भी बात की जानी चाहिए। कांग्रेस विरोध नहीं कर रही, लेकिन कांग्रेस आपकी मंशा को समझाने का प्रयास कर रही है। और महिलाओं के अधिकारों की बात अगर यूपीए 2 में जिसने करी थी, वो मेरे ख्याल से मालू जी भूल गए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो नारियों के बिल के सम्मान की बात होती थी, वो पार्लियामेंट में हमेशा अगर किसी ने विरोध करा है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं एफडीआई के बारे में बता दूं, देश हित में अगर सबसे पहले अगर किसी ने विरोध करा था तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था, आरक्षण दिया श्रीमान। भारतीय जनता पार्टी ने एफडीआई का विरोध करा था। जीएसटी का मजाक किसी ने उड़ाया था तो भारतीय जनता पार्टी ने करा, लेकिन उसके बाद पालन किसने करा? आपने करा। आपने विरोध करा, ये संविधान एक्ट में है। आज विरोध की बात नहीं है, आज केंद्र सरकार की मंशा की बात है। महिला का आरक्षण क्या होगा? अगर हम राज्यों से, नौजवानों से, महिलाओं से, इस देश के नागरिकों से संवाद कर हम किसी भी एक्ट को लाकर, इस लोकतंत्र को पालन कर, कानून का पालन कर हम किसी भी सब्जेक्ट को अगर लेके आते हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर होगा। ये विषय सही और गलत का नहीं है, ये विषय संवाद का है। जी अमित जी, एक चीज जानना चाहूंगा आपसे। जो जानकार हैं वो कहते हैं, अच्छे पहलुओं की बात करते हैं अगर इसकी, संवाद तो कहते हैं कि समय बचेगा, खर्चा बचेगा, संसाधनों की बचत भी होगी, और जो आचार संहिता लागू होती है, प्रशासनिक काम रुक जाते हैं, वो नहीं रुकेंगे, और देश की विकास की गति भी नहीं रुकेगी। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, अगर ये एक्ट आता है? देश के विकास की गति रुके या ना रुके, वो अगर कोई भी एक्ट बनेगा, पार्लियामेंट में पास होगा, तो निश्चित तौर पे सारे राज्यों को उसका पालन करना है। देश में लोकतंत्र के कानून के तहत अगर कोई भी एक्ट बनाया जाएगा, सारे लोग उसका पालन करेंगे। और हमेशा भारत तो वो लोकतंत्र है जिसमें अगर कोई भी कानून आता है, लोग उसका अक्षरशः पालन करते हैं। मैं बात इस बात की कर रहा हूं, जो मारू जी इस बात को विचलित और भ्रमित करना चाहते हैं कि अगर इस देश में नौजवानों से बात की जाए, महिलाओं से बात की जाए, और ये लोकतंत्र का जो स्वरूप भारत का है, जो विश्व के पटल पर है, आज अगर इस तरीके से लोगों से बातचीत की जाए, और बातचीत के बाद अगर राज्यों से भी बातचीत की जाए, केंद्र में सांसदों से भी बातचीत की जाए, पक्ष आखिरी फाइनल कमेंट गोविंद जी आपसे चाहता हूं। अब सवाल यह है कि आखिर ये संभव कैसे होगा? उस ड्राफ्ट जिन राज्यों में अभी रिसेंटली चुनाव हुए हैं, क्या उन राज्यों में फिर से दोबारा चुनाव होंगे? कई सारे सवाल यहाँ पर होते हैं, और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं कि ये आसान काम नहीं है। समय की बेहद कमी है, माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगा। गोविंद जी बहुत धन्यवाद आपका, अमित जी बहुत शुक्रिया, और पवन आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़े, पवन आपका भी बहुत शुक्रिया। चर्चा में फलात रही, नमस्कार।